नमस्कार बच्चों। पिछले व्याख्यान में हमने पढ़ा भारतीय संस्कृति की विशेषताएं और विशेषताओं में हमने कुछ पॉइंट्स में विस्तृत रूप से इसका अध्ययन किया। इसी की एक विशेषता को हमने लिया था विभिन्नता में एकता, उसके बारे में पढ़ेंगे हम। भारत एक विविधता संपन्न देश है। यहाँ पर प्रचलित भाषाओं की संख्या 179 और बोलियों की 544 अथवा इससे भी अधिक है। यहाँ अनेक प्रजातियों के लोग आए, बसे और एक दूसरे में घुल मिल गए। यहाँ पर भौगोलिक परिवेश की भिन्नता के कारण विविध प्रकार को रहन सहन, खान पान और विभिन्न प्रकार की सामाजिक परंपराओं तथा धर्म पंथों की विविधता के दर्शन होते हैं। एक देश एक संस्कृति में ऐसी विविधता दुर्लभ है। राजनीतिक रूप से भारत कुछ एक अवसर को छोड़कर कभी एक नहीं रहा। इस विविधता के कारण बहुत से विदेशी विचारक और उनसे प्रभावित भारतीय विद्वान विविधता में अंतर्निहित एकता को भी नहीं देख पाते और वह भारत को एक भौगोलिक अभिव्यक्ति अथवा विविध सांस्कृतिक एकता ने इस समूचे देश को एक सूत्रता में प्रदान की। इसी कारण हर्बर्ट रेजल ने उचित लिखा, भारत में अनेक प्राकृतिक एवं सामाजिक विविधताओं, भाषा, प्रथाओं तथा धार्मिक विभिन्नताओं के बीच हिमालय से कन्याकुमारी तक निश्चित आधारभूत समरूपता अभी भी देखी जा सकती है। वस्तुतः यहाँ एक समान भारतीय चरित्र एवं व्यक्तित्व है जिसे हम घटकों में विभाजित नहीं कर सकते। भारतीय संस्कृति की ये आधारभूत एकता हम निम्नलिखित स्वरूप में देखते हैं, जैसे भौगोलिक एकता। प्रकृति ने भारत को एक विशिष्ट भौगोलिक इकाई प्रदान की है। उत्तर हिमालय पर्वत एक ऊंची दीवार के समान इसकी रक्षा करता है। इसके पूर्व, पश्चिम एवं दक्षिण में विशाल सागर है। देश की इन प्राकृतिक सीमाओं ने यहाँ के निवासियों के मस्तिष्क में समान मातृभूमि के निवासी होने का भाव जागृत किया है तथा उन्होंने इस समस्त भूमिखंड को भारतवर्ष की संज्ञा से विभूषित किया है। इस विशाल भूखंड में समान संस्कृति विकसित हो सकी। जिस जाति के पास अपनी सुनिश्चित भूमि नहीं होती, उसकी कोई भी सभ्यता विकसित नहीं हो पाती। बर्बर एवं खानाबदोश जातियाँ कभी भी संस्कृति का विकास नहीं कर पाती। हिंदुओं की संस्कृति के विकास में सबसे बड़ी बाधा यही रही है कि उनकी कोई निश्चित भूमि नहीं थी। अतः भारतीय संस्कृति के विकास के लिए प्रथमतः समान भूमि का तत्व ही उत्तरदायी रहा। भारत के निवासियों ने आरंभ प्राचीन साहित्य में स्थान स्थान पर इस एकता के दर्शन होते हैं। विष्णु पुराण में स्पष्टतः वर्णित है, समुद्र के उत्तर तथा हिमालय के दक्षिण में जो भूखंड है अथवा भारतवर्ष है, वहाँ की संतान भारतीय है। उत्तर यथा समुद्रस्य हिमाद्रश्च दक्षिण में वर्ष तद भारत नाम भारतीय यत्र क्षतिते। भूमि की यह एकता भारतीय संस्कृति के लिए सबसे बड़ा वरदान सिद्ध हुआ है। इसी ने भारतीय संस्कृति को बचाए रखा है, अन्यथा घटनाओं के तूफान में सब कुछ नष्ट हो गया था। फिर है कहने का मतलब है कि प्रकृति ने भारत को एक विशिष्ट भौगोलिक इकाई प्रदान की है और किसी भी, चाहे हम उसको राजनीतिक एकता से माने या धार्मिक एकता, बिना भौगोलिक एकता के ये कुछ संभव नहीं है। जहाँ भूमि नहीं होगी वहाँ आबादी नहीं होगी, वहाँ जातियाँ नहीं होगी तो संस्कृति नहीं होगी, सभ्यता नहीं होगी। इसलिए भौगोलिक एकता होना अत्यंत आवश्यक है। फिर है राजनीतिक एकता। भूमि की ये एकता भारतीय संस्कृति के लिए सबसे बड़ा वरदान सिद्ध हुई है। उसी प्रकार अधिकांश पाश्चात्य इतिहासकार इस धारणा के हैं कि भारत को राजनीतिक एकता केवल ब्रिटिश शासन में मिली है।
पश्चिमी विचारों से प्रभावित कुछ भारतीय विचारक भी इस धारणा का समर्थन करते हैं, परंतु भारत का इतिहास से भली भांति परिचित थे। वह समस्त भारत को एक केंद्रीकृत सरकार के नेतृत्व में शामिल देखना चाहते थे। आर्य शासकों द्वारा समय समय पर जो राजसूय यज्ञ किए जाते थे, वह उनकी इस मनोवृत्ति के परिचायक थे। ऐत्रेय ब्राह्मण में उल्लेखित है कि वाजपेयी तथा राजसूय यज्ञों के अतिरिक्त सार्वभौम अधिराज को व्यक्त करने के लिए दो और विधान भी थे। उनमें प्रथम था पुनःभिषेक तथा दूसरा है महाभिषेक। ऐत्रेय ब्राह्मण के अनुसार सबसे महान सम्राट असमुद्रीकृत होता है, उसे सार्वभौम सम्राट के साम्राज्य की सीमाएं समुद्र तक विस्तृत होती हैं। ऐत्रेय ब्राह्मण शतपथ व शाखांश सूत्र में इस श्रेणी के सम्राटों का नाम उल्लेखित है। कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में हिमालय से लेकर समुद्र तट के विस्तृत सहस्त्र योजन भूमि को चक्रवर्ती सम्राट का क्षेत्र बतलाया है। राजसूय वाजपेय अश्वमेघ जैसे वैदिक यज्ञों के अनुष्ठान का विधान चक्रवर्ती सम्राटों के लिए किया गया है। प्राचीन इतिहास के प्रतिनिधि महान सम्राटों जैसे चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य आदि के मस्तिष्क में एकता का यही आदर्श रहा है तथा उन्होंने अपनी विजयों द्वारा इसे यथार्थ रूप भी प्राप्त किया है। प्राचीन साहित्य में राजशासन विषयक सभी मान्यता इस बात की पुष्टि करती है कि हिमालय से लेकर हिंद महासागर तक का विशाल भूखंड औपनिवेशिक काल में पाश्चात्य विद्वानों ने भारत की विभिन्नता को बहुत उजागर किया। हम भारतीय जीवन की विविधता एवं अनेकता को स्वीकार करते हैं, लेकिन भारतीय संस्कृति की मूलभूत एकता की उपेक्षा नहीं की जा सकती। दरअसल भारतीय संस्कृति विविध संप्रदायों एवं जातियों के आचार विचार और विश्वास का समन्वय है। यह संस्कृति वैदिक, बौद्ध, जैन, हिंदू, मुस्लिम एवं आधुनिक संस्कृतियों के समेकन का परिणाम है। धार्मिक मतभेद एवं स्वाभाविक तथ्य, किंतु दार्शनिक एवं नैतिक सिद्धांतों में मूलभूत एकता है। यहाँ की धार्मिक उदारता, सांप्रदायिकता, सहिष्णुता की विख्यात इतिहासकार ऑर्नेट टॉइनबी ने भी इसकी प्रशंसा की है। भारत में साहित्य एवं कला का विकास सभी प्रदेशों में समान रूप से हुआ है और साहित्य का आधार कथा वस्तु, नेता, चरित्र, चित्रण, अलंकार, रस आदि में साम्यता। वैदिक साहित्य, महाकाव्य, पुराण तथा बौद्ध साहित्य समान रूप से संपूर्ण भारत में प्रेरणा स्रोत रहे हैं। मंदिर, चैत्य, विहार, मस्जिद एवं अन्य कला स्मारकों से हमारे अंदर देशीयता की भावना ही मुखरित होती है। इन सभी में हम भारतीयता की भावना का आभास होता है। धर्म, भाषा एवं साहित्य तथा सामाजिक परंपराओं की एकता भी भारत में दिखाई देती है। प्राचीन साहित्य में तथा कावरी एवं 7 पवित्र नगरों अयोध्या, मथुरा, माया, हरिद्वार, काशी, कांची, अवंतिका तथा द्वारवती की भूमि मानकर प्रार्थना करने का उपदेश दिया है। स्नान के समय श्लोक पढ़कर 7 नदियों का आह्वान किया जाता है। गंगा च यमुना च गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी जलस्मरण समुद्र कुरु। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारका, चत्र सप्तमा मोक्षदायिका।
इसके अंतर्गत प्राय समस्त भारतीय भूखंड आ जाता है। हिंदू धर्म में तीर्थ यात्रा के द्वारा पुनर्जन्म का विधान है। महाभारत के वन पर्व में वर्णन मिलता है कि तीर्थों में जाने का पुण्य यज्ञों से अधिक है। इस अवधारणा ने भारतीय एकता को सुदृढ़ किया है। पुराणों के अनुसार 4 तीर्थ माने गए हैं। पूर्व में श्वेत गंगा, पश्चिम में गोमती कुंड, द्वारका स्थित गोमती नदी, उत्तर में तृप्तकुंड, बद्रीनाथ स्थित तथा दक्षिण में धनुष तट। इस प्रकार 4 विशाल सरोवर पंबसार, बिंदुसार, नारायणसर तथा मानसरोवर देश की 4 दिशाओं में स्थित है। भारत के विभिन्न भागों में एकता स्थापित करने के उद्देश्य से महान दार्शनिक शंकराचार्यों ने 4 दिशाओं में 4 मठों की स्थापना की है। यह उत्तर में बद्री केदारनाथ, दक्षिण में सेंगरी मसूर, पूर्व में पुरी उड़ीसा तथा पश्चिम में द्वारका में स्थित है। यह मठ समस्त भागवत पुराण में भारत को देव निर्मित देश कहा है, देवताओं की नगरी कहा है, पूजनीय भी कहा है। महाकाली कवि कालिदास ने हिमालय को देवात्मक कहा है। देश के सभी जनों ने इसे देवत्व स्वीकार किया है। भारतीय परंपरा में जननी तथा जन्मभूमि को स्वर्ग से बढ़कर बताया गया है। जननी जन्मभूमि चे स्वर्गदुपगरसी। धर्म के क्षेत्र में हम पाते हैं कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश, लक्ष्मी, सरस्वती आदि देवताओं व देवियों की पूजा समूचे देश में की जाती है। संत महात्माओं, धर्मोपदेशों आदि के द्वारा इस धार्मिक एकता की पुष्टि हुई है। शंकर, रामानुज आदि का संपूर्ण देश में सम्मान था। दार्शनिक विचारों में समरूपता देखने को मिलती है। ज्ञान, भक्ति, उपासना, कर्म संबंधी विचार पूरे देश के दर्शन में मिलते हैं। ये सही है कि भारत में भाषाओं की विविधता है, किंतु भारतीय भाषाओं की लिपियों का उद्गम ब्राह्मी लिपि से हुआ है। सभी भाषाएं संस्कृत से उद्भूत अथवा प्रभावित है। इसमें लिखित साहित्य प्राचीन भारतीय ज्ञान का भंडार है। संस्कृत भाषा वस्तुतः भारतीय संस्कृति की वाहिका है। वेद, उपनिषद, रामायण, महाभारत, पुराण आदि का पठन पाठन संपूर्ण देश में होता रहा है। लौकिक साहित्य भी एकता के साधन रहे हैं। कालिदास का काव्य समस्त देश का गौरव है। पंचतंत्र की कथाएं, नीति ग्रंथ, सुव्यवस्थित साहित्य का पूरे देश में प्रचार प्रसार था। के विश्वविद्यालयों में देश के प्रत्येक कोने से विद्यार्थी एकत्र होकर इस तथ्य की पुष्टि करते थे कि विविधता होते हुए भी भारत देश एक है। देश की मौलिक एकता को प्रोत्साहन देने में कला का भी योगदान रहा। ब्रह्मा, विष्णु, शिव, सूर्य, बुद्ध, तीर्थंकर आदि की प्रतिमाएं संपूर्ण देश में प्राय एक ही लक्षण तथा मुद्रा में प्राप्त होती है। इनसे देखने को लगता है कि समान कलाकारों द्वारा निर्मित कला के कुछ मांगलिक प्रतीकों तथा स्वास्तिक, धर्मचक्र, कमल, पुंगट आदि को संपूर्ण देश में मान्यता प्रदान की गई थी। पाषाण गुहा स्थापत्य में क्षेत्रीय विशेषताओं के साथ साथ समान भारतीय तत्व प्रविष्ट है। कहने का अर्थ है कि चाहे कितनी भी दूरी पर रहे, लेकिन इनके रीति रिवाज, रहन सहन कहीं ना कहीं मिलता जुलता है। भाषाओं में विभिन्नता है, लेकिन लिपि ब्राह्मी है और संस्कृत भाषा से सभी प्रभावित हुए हैं। भारतीय सामाजिक आर्थिक जीवन में बाहरी विषमताओं के बावजूद हम एक प्रकार की एकता के दर्शन होते हैं। वर्णाश्रम, धर्म, संस्कार, पुरुषार्थ आदि सभी समाज के लिए आदर्श स्वरूप रहे हैं, जिन्हें स्थापित एवं प्राप्त करने के निमित्त न्यायाधिक रूप में सर्वत्र प्रयास हुए हैं। वर्णाश्रम धर्म तो हिंदू संस्कृति का आधार स्तंभ है। भौतिक सुख एवं वैभव के प्रति भारतीयों का दृष्टिकोण प्राय सम्मान रहा है।
धर्म के अनुसार धन का उपार्जन, उससे अपना तथा कुटुंब का पोषण, योग्य पात्रों को धनादि एवं अन्य धार्मिक कार्यों में उसका व्यय, धन के प्रति भारतीयों का दृष्टिकोण रहा है। अतः सुमेरिया, यूनान, रोम की संस्कृतियाँ अब अतीत की कहानी मात्र है, लेकिन भारत में लगभग 5000 वर्ष पूर्व जिस संस्कृति का आविर्भाव हुआ आज भी यथावत है और निरंतर है। यद्यपि भारत में समय समय पर अनेक जाति एवं धर्म संप्रदाय के लोगों का प्रवेश हुआ, भारत को पराजय का मुंह देखना पड़ा, फिर भी भारतीय संस्कृति का प्रभाव अवरुद्ध नहीं हुआ है और विश्व के समक्ष एक उदाहरण बना हुआ है। अतः भारतीय संस्कृति विरल है, संचरण है और विविधता को में एकता को लिए हुए हैं। अतः बच्चों, इसमें से बहुत सारे प्रश्न आपके छोटे छोटे बनेंगे, जैसे नदियों के ऊपर है, तीर्थ के ऊपर में है, चारों धाम के ऊपर है, देवताओं के ऊपर हैं। तो इन प्रश्नों को आप अच्छे से, कौन से शुभ हैं, जैसे मैंने तीर्थकर बताया आपको, कुछ धर्म चक्र बताए, उसके बारे में आपकी जो संस्कृति है उसके लिए आपको अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप जो देख रहे हैं संस्कृति, रहन सहन, खान पान, ये तो है, तो उसमें से आपको ये प्रश्न निकालने हैं और याद करना है। अगले जो व्याख्यान में है हम उसको आगे पढ़ेंगे। उससे पहले आपको जितना भी इसमें से पढ़ा दिया गया है भारतीय संस्कृति के बारे में, उसको आप अच्छे से अपनी नोटबुक में लिखेंगे और याद करेंगे। धन्यवाद।